हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे थायराइड के नियम और सिद्धांत के बारे में। पहले हम थायराइड के कुछ चीज़ आज अपने वीडियो में बात करेंगे कि थायराइड के कौन कौन से सिद्धांत हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे थायराइड के सीखने के सिद्धांत के बारे में। सीखने के सिद्धांत, उन्होंने कई नियम भी दिए। नियम के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे, तो पूरा वीडियो देखना ना भूलें। पहले हम थायराइड के कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन बारे में जान लेते हैं कि उनका जन्म कब हुआ था और उनका देहांत, वो कहाँ से बिलोंग करते थे। जन्म उनका 31 अगस्त 1874 में हुआ था। 9 अगस्त 1949 में देहांत हुआ था। यूएस के मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने कई जानवरों पर प्रयोग किए थे। उन्होंने बिल्ली, चूहे, मुर्गी आदि कई जानवरों पर प्रयोग किए, लेकिन आज हम भूखे बिल्ली पर प्रयोग के बारे में जानेंगे। थायराइड के सीखने के सिद्धांत के कई उपनाम थे। सबसे फेमस नाम हम लोग जानते हैं प्रयत्न या भूल का सिद्धांत। थायराइड के सिद्धांत के बारे में सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट सब में पूछने लगा। पहले भी पूछा गया, आगे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर हम बात करें कि प्रयास त्रुटि का सिद्धांत के कौन कौन से उपनाम है, सिद्धांत के उपनाम रखे गए तो वो किस बेसिस पे रखे गए थे, उनके कौन कौन से नियम है, नियम के भी उपनाम है। ऐसा नहीं है कि नियम में उन्होंने जो नियम दिए उसके भी सेम नियम के भी उपनाम है, और उनके कीवर्ड्स के बारे में जानेंगे। थायराइड के सिद्धांत के उपनाम की पहले बात करें तो उसको साचर के सिद्धांत क्यों कहते हैं, क्योंकि उन्होंने एस और आर के बीच में, यानी सिमुलेटेड और रिस्पॉन्स के बीच में क्या किया, एक एसोसिएशन स्थापित किया। मतलब क्या है, दोनों के बीच में, मतलब एस होगा तो आर होगा ही होगा, ऐसा उन्होंने कहा। दोनों के बीच में साचर है, इसलिए सिर्फ साचर का सिद्धांत भी कहते हैं। सेकेंड हुआ कि प्रयास और भूल का सिद्धांत। प्रयास और भूल मतलब कि एस सिमुलेटेड होने के बाद जब तक रिस्पॉन्स मतलब अधिगम होगा, यानी कि रिस्पॉन्स होगा, तो उसके बीच में यहाँ पर क्या होगा, प्रयत्न होंगे और भूल होगी। इस प्रकार से ये प्रयत्न और भूल का सिद्धांत इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर इन दोनों के बीच में क्या है कि प्रयास या त्रुटि कह सकते हैं, या प्रयत्न या भूल, ये चीज़ होना ही होना है। यानी कि कोई भी बच्चा कुछ नया सीखता है तो उसके पहले उसको प्रयास करना पड़ेगा और उसे त्रुटि या भूल होगी ही होगी। इस तरीके से बिना प्रयास और त्रुटि के अधिगम होना पॉसिबल नहीं है, ऐसा उन्होंने इस सिद्धांत में कहा। आवृत्ति का सिद्धांत इसको कहते हैं। क्यों आवृत्ति का सिद्धांत कहते हैं, क्योंकि उन्होंने बार बार का सिद्धांत दिया, यानी कि अधिगम करने के लिए हमको ज़रूरी है कि बार बार उसको ट्राई किया जाए। जिस तरीके से उन्होंने भूखी बिल्ली पर किया था। भूखी बिल्ली क्या की, पिंजरे के अंदर को भूखी बिल्ली को बंद कर दिया गया, बाहर रोटी का टुकड़ा रख दिया गया। भूखी बिल्ली को रोटी का टुकड़ा चाहने के लिए बहुत हाथ पैर मारा। उसके बाद उसने एक तार को खींचा, उसके बाद दरवाज़ा खुल गया पिंजरे का और उसने रोटी ले ली। नेक्स्ट बार उन्होंने ट्राई किया तो नेक्स्ट बार बिल्ली ने पिंजरे को जल्दी खोल दिया, कम समय में खोल दिया। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि बार बार आवृत्ति करने से अधिगम होता है और समय कम हो जाता है, बाद में लास्ट अधिगम हो जाता है। तो इस तरह से आवृत्ति का सिद्धांत, बार बार दोहराने का सिद्धांत उन्होंने दिया है अधिगम के लिए। एक बार में आपको याद नहीं हो जाएगा। इसमें कहा गया है कि व्यक्ति कोई कार्य सीखता है तब उसके सामने एक विशेष स्थिति या उद्दीपक होता है जो उसे विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार एक विशिष्ट उद्दीपक का एक विशिष्ट अनुक्रिया से संबंध स्थापित हो जाता है। इसे उद्दीपक अनुक्रिया संबंध भी कहते हैं, यानी कि एस आर बॉन्ड भी कहते हैं। सीखने का संबंध सिद्धांत, इन्होंने एस और आर के बीच में क्या किया है, संबंध स्थापित किया है कि जब तक इन दोनों में संबंध स्थापित नहीं होगा तब तक सीखने की क्रिया पूरी नहीं होगी। अणुवादी सिद्धांत, कोई भी दो अणु जो होते हैं समान नहीं होते हैं, दोनों अणु में अंतर होता है। उसी तरह से दो प्रयत्न, कोई भी व्यक्ति जो सीखने की ओर जाता है, कोई भी दो प्रयत्न जो होते हैं वो समान नहीं होते हैं। इसी कारण से इसको अणुवादी सिद्धांत भी कहते हैं। संबंधवाद का सिद्धांत इसलिए कहते हैं क्योंकि एस आर में उन्होंने संबंध स्थापित किया, या फिर उद्दीपक अनुक्रिया संबंध भी इसको कह सकते हैं। क्यों उपयोगी शिक्षा जगत में, शिक्षा के प्रति रुचि पैदा करने के लिए, मंदबुद्धि बालकों के लिए। मंदबुद्धि बालकों को अगर बार बार चीज़ें, अगर उसी चीज़ को रिपीट किया जाए तो वो, चाहे वो हस्तशिल्प कार्य हो या फिर कोई चीज़ को लर्न करना हो, उससे संबंधित वो चीज़ें लर्न कर पाएंगे। नवीन ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि नवीन ज्ञान आता है हमारे सामने तो हम उसको तुरंत नहीं सीख पाते जब तक उसको बार बार चीज़ें दोहराए ना। तो नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए पिछड़े बालकों के लिए बहुत उपयोगी, आत्मविश्वास एवं आत्मनिर्भरता की भावना का विकास करता है, परिश्रम प्रयास पर बल देता है। ये सीखने के नियम के बारे में बात करें तो इनके सीखने के 8 नियम दिए इन्होंने। सीखने के 8 नियम में से 3 मुख्य नियम है, 3 सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुख्य नियम उन्होंने दिए, और 5 गौड़ या सहायक नियम भी कह सकते हैं। एग्जाम में गौड़ नियम भी लिख सकता है, फिर सहायक नियम भी।
इससे एग्ज़ाम में ऑलरेडी क्वेश्चन आए हुए हैं, मतलब एग्ज़ाम में दे देता है कि 3 मुख्य नियम दे देते हैं और एक उठा के इसमें से दे देता है और बोलता है कि इनमें से कौन मुख्य नियम में नहीं शामिल है। तो आपको फाइंड आउट करना था कि कौन इनमें से मुख्य नियम में शामिल नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं, या फिर इसको उलट करके आप दूसरी तरीके से भी पूछ सकते हैं कि 5 में से गौण नियम में से 5 में से 3 दे देगा और एक मुख्य नियम में से दे देगा और बोलेगा कि इसमें से कौन सहायक नियम नहीं है, मतलब मुख्य नियम के अंतर्गत आएगा। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं मुख्य नियम कौन कौन से। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, गौण का नियम है, बहुप्रतिक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, आत्मकरण का नियम, संबंधित परिवर्तन का नियम। इसके बारे में और डिटेल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में चीज़ें पूछ ली जाती है कि इसका अन्य नाम क्या है, या इसके कीवर्ड के हिसाब से भी 4 ऑप्शन बन सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि सबसे पहला हम कर लेते हैं तत्परता का नियम। हम कह सकते हैं कि जो ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों में तत्परता उत्पन्न कर देता है उससे कार्य को जल्दी सीख जाता है। मतलब अपने ही अगर कार्य को जल्दी सीखने के लिए अगर आप तत्पर हो जाएंगे तो कार्य को जल्दी सीख पाएंगे। वही अगर आप किसी भी कार्य को बिना मन से या फिर बिना इंटरेस्ट से करेंगे तो वो कार्य आप बहुत देर में चीज़ें सीखेंगे। इस कारण से तत्परता का नियम उन्होंने दिया है कि सीखने में तत्परता होनी चाहिए। अभ्यास का नियम, अगर आप सीख रहे हैं तो उसको बार बार दोहराता है, अगर दोहरा रहे हैं तो वो अभ्यास, वो सीखना अधिगम पूरा हो जाता है, जल्दी हो जाता है, उन्नति होती है सीखने में। ऐसा उन्होंने कहा। प्रभाव का नियम, प्रभाव का, जब हमें सीखने के परिणाम में संतोष या सुख प्राप्त या प्रसन्नता होती है तो हम उसको सीखने की ओर तत्परता से जुटते हैं, इसको प्रभाव का नियम कहते हैं। फिर आता है गौण नियम। गौण नियम के कई अन्य नाम भी रखे गए हैं, जैसे बहुप्रतिक्रिया का नियम को हम विविध प्रतिचारों का नियम भी कहते हैं। इसमें क्या आता है कि नवीन कार्य को सीखते समय जीवन के विभिन्न प्रकार के प्रतिक्रियाएं करता है। बहुप्रतिक्रिया मतलब जीवन में कई सारे प्रतिक्रिया करने के बाद हम संतोषजनक लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। मनोवृत्ति, इसके अन्य नाम होगा तत्परता व्यक्ति का नियम। यदि व्यक्ति मानसिक रूप से सीखने के लिए तैयार हो तो नवीन क्रिया को आसानी से सीख लेता है। नेक्स्ट है आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का नियम को हम वर्णनात्मक अनुक्रिया का नियम भी कहते हैं। ये आप एकदम ध्यान रखिए, जो दूसरे नाम है, समझ लीजिए पहले नाम तो इतनी बार क्वेश्चन में चीज़ें पूछ ली गई है कि अब वो पहले नाम नहीं रखे जाएंगे एग्जाम में। आप उसके सेकंड नेम पे फोकस कीजिए, आप उसके सिद्धांत को अंदर से समझने की कोशिश कीजिए, तब आप क्वेश्चन को डील कर पाएंगे। वर्णनात्मक अनुक्रिया का नियम कहते हैं इसको। आंशिक क्रिया का नियम मतलब है, तो ये वर्णनात्मक अनुक्रिया का नियम भी इसे कहते हैं। और ये नियम जो है वो अंश से पूर्ण की ओर शिक्षण सूत्र का अनुसरण करता है। और किसी भी कार्य, अगर कोई कार्य कर रहा है या फिर कोई पाठ पढ़ा रहा है तो आप पाठ को एक साथ एक्सप्लेन मत करो, कोई काम को पूरा एक साथ मत करो, आप उसको क्या करो, छोटे छोटे भागों में बांट करके अगर किया जाए कार्य तो उसको जल्दी सफलता मिलती है। ऐसा उन्होंने कहा है कि अधिगम करने के लिए हमें चीज़ों को छोटे छोटे रूप में बांट के करना चाहिए। आत्मीकरण का नियम की बात करें, इसे समानता का नियम भी कहते हैं। एकदम इंपॉर्टेंट चीज़ है समानता का नियम। इसमें ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र इसी नियम पर आधारित है। मतलब इसमें अगर बात करें कि बीएड में पाठ्य योजना बनाए थे, सबसे पहले प्रस्तावना प्रश्न रखा था। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रस्तावना प्रश्न की यही होती है कि बच्चे जो ज्ञात है अपने पूर्व अनुभव से नए अनुभव सीखे। मतलब ज्ञात से किसकी तरफ बढ़े, अज्ञात की तरफ बढ़े। और ऐसे प्रश्न विद्यार्थी से पूछने कहा जाता है कि नए पाठ से पूर्व पाठ को संबंध कर दे। इस तरह के ज्ञात से अज्ञात शिक्षण सूत्र इस नियम पर आधारित है कि पूर्व ज्ञान या पूर्व अनुभव के आधार पर नवीन परिस्थितियों से समायोजन करना। फिर संबंधित परिवर्तन का नियम, इसे साहचर्य परिवर्तन का नियम भी करते हैं। यह अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत पर आधारित है, जिसको स्किनर दिया था। जब सीखने वाला स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक प्रतिक्रिया करता है तो सीख लेता है जल्दी। अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक प्रतिचार करना सीख लेता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इनका 5 आपको दिखेगा गौण नियम और 3 मुख्य नियम आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। इसके ये नियम, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिए, अन्य लोगों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।